नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL को लेकर इस हफ्ते 3 से 4 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि यह कंपनी जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो के भारत के कैश एंड कैरी कारोबार को 50 करोड़ यूरो या 4060 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने जा रही है। इस डील में मेट्रो के 31 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, लैंड बैंक्स और अन्य संपत्तियां शामिल है, जिससे RIL की B2B सेगमेंट की मौजूदगी में विस्तार होगा। दूसरी खबर यह है कि इस कंपनी की टेलीकॉम सब्सिडरी जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल की दिवालिया प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए NCLT में फ्रेश अर्जी दाखिल की है। इसके लिए जियो ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान तय 3500 करोड़ रुपए की राशि को SBI के एस्क्रो खाते में जमा करने की भी पेशकश की है। तीसरी खबर यह है कि रिलायंस रिटेल वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के पहले हिस्से में चेन्नई की कंपनी नेचुरल सैलून और स्पा की 49% हिस्सेदारी खरीद सकती है। इस डील के जरिए रिलायंस रिटेल की सैलून कारोबार में एंट्री हो जाएगी। जुटाई रकम से नेचुरल्स की 20 राज्यों में सैलून्स की संख्या मौजूदा 700 से बढ़ाकर 3000 करने की योजना है। 7 नवंबर को RIL का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, टैलेंट डेवलपमेंट कंपनी NIIT लिमिटेड ने US की कंपनी सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप को $2.34 करोड़ या करीब 192 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया है। ये सौदा कंपनी की सब्सिडरी NIIT US से इनकॉर्पोरेट के जरिए किया गया है। आपको बता दें कि सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को स्ट्रेटेजिक लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए कंसल्टिंग, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन सॉल्यूशंस मुहैया करवाती है। इस अधिग्रहण से NIIT को प्रोफेशनल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर्स में महत्वपूर्ण उपस्थिति जोड़ने के अलावा तेजी से बढ़ रहे लर्निंग कंसल्टिंग प्रैक्टिस को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। 7 नवंबर को NIIT लिमिटेड का शेयर 13% से ज्यादा की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 14,752 करोड़ रुपए का कंसो मुनाफा दर्ज किया है। इस तरह देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी RIL को पछाड़ SBI तिमाही आधार पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई है। दूसरी तिमाही में RIL का कंसो मुनाफा साल दर साल मामूली गिरावट के साथ 13,656 करोड़ रुपए पर रहा है। एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स के चलते तिमाही के दौरान RIL को 4,039 करोड़ रुपए का झटका लगा, जिससे इस कंपनी का दशकों का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी का तगमा छिन गया है। जबकि इस दौरान SBI का स्टैंडअलोन मुनाफा 74% बढ़कर 13,256 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। 7 नवंबर को SBI का शेयर करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 622 रुपए 70 पैसे के ऑल टाइम हाई को भी छुआ था। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद अडानी समूह की पेरेंट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने ITC को पछाड़ मार्केट कैप के लिहाज से 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। दूसरी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा 212 करोड़ रुपए से 117% बढ़कर 461 करोड़ रुपए रहा है। मुनाफे में शानदार बढ़त के चलते शेयर ने 7 नवंबर को 4,013 रुपए 70 पैसे के ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ था और 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ 3,961 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 7 नवंबर के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। अगली खबर, कर्ज से जूझ रही रिलायंस कैपिटल के इंश्योरेंस एसेट्स का रेजोल्यूशन लगभग पूरा होने की कगार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की मर्जर के लिए बातचीत चल रही है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद बनी कंपनी रिलायंस कैपिटल के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी JV में 51% हिस्से की बोली लगाने के लिए योग्य हो जाएगी। बिरला सन लाइफ का इस JV में 51% हिस्सा होगा और बाकी बचा 49% हिस्सा जापान की कंपनी निप्पॉन के पास बना रहेगा। इस सौदे से आदित्य बिरला ग्रुप और निप्पॉन एक दूसरे से लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए हाथ मिला सकते हैं। ये डील 2,500 से 2,800 करोड़ रुपए की रकम में होने का अनुमान है, जो कि वित्त वर्ष 2022 की एम्बेडेड वैल्यू 2 से 2.3 गुना के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस डील से बिरला का मार्केट शेयर 1.9% से बढ़कर 2.3% होने का अनुमान है, जो कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ और टाटा AIG लाइफ से ज्यादा होगा। अगर रेगुलेटर से 2 विदेशी कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में निवेश की मंजूरी नहीं मिली तो कनाडा की सन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के लिए आदित्य बिरला ग्रुप के साथ अपनी JV को तोड़ भी सकती है। 9 नवंबर को आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का शेयर हल्की गिरावट और निप्पॉन इंडिया AMC का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। छठी खबर का रुख करते हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी
रिलायंस और देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी HCL टेक ने सेमीकंडक्टर कारोबार में कदम रखने की इच्छा जताई है। दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए ISMC एनालॉग में 30% हिस्सा खरीदने के लिए मूल्यांकन कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों कंपनियां मिलाकर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर सकती हैं। आपको बता दें कि ISMC एनालॉग मुंबई की नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल की टेक फर्म टावर सेमीकंडक्टर का एक कंसोर्टियम है। ये कंसोर्टियम भारत सरकार के सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत मिलने वाली 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को हासिल करने के लिए 3 आवेदकों में से एक है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज और HCL टेक ने ISMC के साथ केवल टर्म शीट साइन की है। अगर ये सौदा पूरा हुआ तो वेदांता के बाद भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में उतरने वाली अगली बड़ी कंपनियां ये दोनों साबित हो सकती हैं। 9 नवंबर को RL का शेयर करीब ½ % की गिरावट और HCL टेक का शेयर करीब ½ % की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन की नई सब्सिडरी कंपनी सेरेंटिका रिन्यूएबल्स में $40 करोड़ का निवेश करेगी। हालांकि इस निवेश के जरिए KKR को कितना हिस्सा मिलेगा उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन KKR से मिली रकम से सेरेंटिका रिन्यूएबल्स एक एनर्जी प्लेटफॉर्म का गठन करेगी जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्राहकों को डीकार्बोनाइज करने में मदद करेगा। KKR के अलावा स्टरलाइट ग्रुप कंपनीज भी इस एनर्जी प्लेटफॉर्म में $10 करोड़ का निवेश करेंगी। आपको बता दें कि सेरेंटिका रिन्यूएबल्स वेदांता ग्रुप की होल्डिंग कंपनी वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी का अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी की आय में हिस्सा कई सालों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान मारुति सुजुकी का जापान की कंपनी सुजुकी की आय में हिस्सा बढ़कर 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। यूनिट बिक्री के हिसाब से भी पहली छमाही में सुजुकी के सभी बड़े मार्केट्स के मुकाबले भारत में उछाल सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। सुजुकी की मारुति सुजुकी में फिलहाल करीब 56.5% हिस्सेदारी है। 9 नवंबर को मारुति सुजुकी का शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया दिवालिया कोर्ट में जाने से बचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज वापस करने में जुट गई है। हालांकि इस कंपनी पर अपने वेंडर्स की पेमेंट के भुगतान करने का भी दबाव है, पर फिलहाल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है। अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अगर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया तो भविष्य में बैंक कर्ज वसूली के लिए उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT कोर्ट में घसीट सकते हैं और इसी से बचने के लिए कंपनी समय रहते अपने कर्जों को चुकाने में जुट गई है। पिछले साल अप्रैल-जून में 23,400 करोड़ रुपए के मुकाबले सितंबर 2022 तक बैंकों की देनदारी घटकर 15,080 करोड़ रुपए पर रह गई है, पर इस दौरान वेंडर्स की देनदारी 13,659 करोड़ रुपए से 10% बढ़कर 15,030 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। 9 नवंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, गोदरेज समूह की FMCG कारोबार से जुड़ी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी GCPL के बोर्ड ने अपनी विदेशी सब्सिडरी कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है। इस प्रस्तावित रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए बोर्ड की सभी एंटिटीज को व्यवस्थित करने की मंशा है, जो कि एंटिटीज की संख्या और लेयर्स यानी परतों को घटाकर सुनिश्चित किया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े इस कदम से GCPL की इन विदेशी सब्सिडरी कंपनियों की हिस्सेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये 100% पर ही बनी रहेगी। आपको बता दें कि इस कंपनी की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूदगी है, जबकि इस कंपनी के पास भारत, अफ्रीका, इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका और USA में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की कुल आय में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का 44% हिस्सा था। 9 नवंबर को गोदरेज कंज्यूमर का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर का रुख कर लेते हैं। TVS मोटर और Amazon इंडिया ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। इस करार के तहत TVS मोटर के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर Amazon की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये दोनों कंपनियां Amazon के कई बिजनेस ग्रुप्स के नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी जरूरतों के लिए EV उपयोग के मामलों की जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगी। TVS मोटर अब B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर प्रोडक्ट ऑप्शंस के साथ तैयार है। इन सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए दोनों कंपनियां देश भर में पार्टनर बेस और डिलीवरी एसोसिएट्स के जरिए TVS मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशन से जुड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी। 9 नवंबर को TVS मोटर का शेयर करीब 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी अदानी पोर्ट्स ने इंडियन ऑयल टैंकिंग में करीब 49.5% हिस्सेदारी 1050 करोड़ रुपए में खरीद ली है। इस सौदे में IOT उत्कल एनर्जी सर्विसेज की अतिरिक्त
10% हिस्सेदारी खरीदना भी शामिल है, जिसमें इंडियन ऑयल टैंकिंग का फिलहाल करीब 71.5% हिस्सा है। यह अधिग्रहण अदानी पोर्ट्स की देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने की मंशा के तहत किया गया है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल टैंकिंग लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटीज की डेवलपर और ऑपरेटर है। इस कंपनी ने पिछले 26 सालों में 5 राज्यों में 6 टर्मिनल्स का नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी 24 लाख किलोलीटर्स की क्रूड और फिनिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज क्षमता है। 10 नवंबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी NYSE से अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स यानी ADS डीलिस्ट करवाने की योजना की घोषणा की है। ADS की डीलिस्टिंग स्वेच्छा से की जा रही है और जनवरी 2023 के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि हर एक ADS कंपनी के 5 शेयरों को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के मुताबिक अमेरिका में ADS लिस्टिंग के औचित्य में काफ़ी कमी आई है और बकाया सामान्य शेयरों के अनुपात में बकाया ADS की संख्या में लगातार गिरावट आई है। यही नहीं, 2004 से यानी जब से ADS जारी हुए हैं तब से भारतीय शेयर बाजार में लिक्विडिटी और विदेशी शेयरधारकों की भागीदारी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ADS की डीलिस्टिंग से कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ज़रूरतों में कमी होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च भी कम होगा। 10 नवंबर को खबर आने के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 4.5% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों से सीधा वास्ता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए ऐसी खबरों पर नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार में और पहली खबर का रुख करते हैं। वित्त वर्ष 2022 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत कुल 107 मामले सेटल किए हैं, जबकि 167 अर्जियों को खारिज कर दिया गया है। इन मामलों के सेटलमेंट के जरिए सेबी ने 59 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की है, पर सेटलमेंट की 221 अर्जियां अभी भी बकाया हैं। ये सारे मामले सिक्योरिटीज लॉ के नियमों के उल्लंघन से जुड़े हैं, जिनमें AIF यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड नियमों और प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जुड़े मामले भी शामिल थे। पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021 में सेबी ने 216 मामले सेटल किए थे, जिनके जरिए करीब 68 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की गई थी। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के करीब 30 विमान इस समय सप्लाई चेन से जुड़ी रुकावट के चलते बंद पड़े हुए हैं। इंडिगो इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ विमानों को क्रू मेंबर्स के साथ किराए पर लेने समेत कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री इस समय सप्लाई चेन के मामले में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। इंडिगो के पास कुल 289 विमान हैं, जिसके जरिए रोजाना 100 जगहों पर 1600 से अधिक उड़ानें भरती है, जिसमें 26 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी शामिल हैं। एविएशन इंडस्ट्री को सलाह देने वाली कंपनी कापा के मुताबिक घरेलू एविएशन कंपनियों के 75 से ज़्यादा विमान रखरखाव और इंजन से जुड़ी मुद्दों के कारण बंद खड़े हैं। 9 नवंबर को खबर आने के बाद इंडिगो का शेयर 3% से ज़्यादा लुढ़क कर बंद हुआ था। तीसरी खबर, वाडिया ग्रुप की कंपनी बॉम्बे डाइंग ने सेबी के फैसले के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी SAT का दरवाजा खटखटाया है। 21 अक्टूबर को बिक्री और मुनाफे को कथित रूप से बढ़ाने के लिए सेबी ने कंपनी पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस करने के लिए 2 साल का बैन भी लगाया था। बॉम्बे डाइंग के मुताबिक कंपनी इस बात को लेकर दृढ़ है कि सभी लेन देन पूरी तरह से वैध थे और कानून के अलावा लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या लेखा मानकों के अनुपालन में थे। पर 9 नवंबर को खबर आने के बाद बॉम्बे डाइंग का शेयर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। चौथी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को कंटेम्प्ट नोटिस यानी अवमानना सूचना जारी की है। ये नोटिस देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी RIL की अर्जी के बाद जारी किया गया है। कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 36 में हमने आपको बताया था कि RIL ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। RIL ने सेबी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया था। RIL का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को करीब 2 दशक पहले के स्टॉक अलॉटमेंट से जुड़े मामले में सेबी को कंपनी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स साझा करने का निर्देश जारी किया था। RIL के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से कंपनी और उसके 107 प्रमोटर्स के खिलाफ 1994 से 2000 के बीच अपने खुद के शेयरों की खरीद से जुड़े चल रहे मामले में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से राहत मिल जाएगी। 9 नवंबर को RIL का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली लिकर पॉलिसी मामले में औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर शरथ रेड्डी और परनोड रिकार्ड के जनरल मैनेजर इंटरनेशनल ब्रांड्स बिनॉय बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पॉलिसी को
रद्द कर दिया गया है, पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी अनियमितताओं के सिलसिले में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ईडी की ओर से इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने इंडोस्पिरिट ग्रुप के समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। यही नहीं, हाल में ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए के घर पर छापा मारा था और पूछताछ भी की थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी ने लाइसेंस के कार्टेलाइजेशन के साथ साथ पूरी शराब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कथित रूप से रिश्वत लेने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मामले में ईडी की ओर से पहले भी 2 बार रेड्डी से पूछताछ की जा चुकी है। 10 नवंबर को खबर आने के बाद ऑरोबिंदो फार्मा का शेयर 11% से ज्यादा की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल पर बहुत जल्द तीसरी बार जुर्माना लगा सकता है। इस बार स्मार्ट टीवी मार्केट में दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले भी अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 2 बार में कुल 2,274 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीसीआई के डायरेक्टर जनरल ने जांच पूरी कर ली है और इस मामले में अपनी रिपोर्ट भी जमा कर दी है। जनवरी 2021 में सीसीआई ने गूगल के स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड टीवी में दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए जांच शुरू की थी। सीसीआई ने प्राइमा फेसी सबूत मिलने के बाद ये जांच शुरू की थी। आयोग ने 2 ट्रस्टों के वकीलों की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की थी। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और पहली खबर की ओर चलते हैं। B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप उड़ान अपने 300 से 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रहा है। इससे पहले जून में भी स्टार्टअप ने अपने 180 कर्मचारियों की छंटनी की थी। फिलहाल कंपनी के 3000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। गौरतलब यह है कि कर्ज और कन्वर्टिबल नोट्स के जरिए $12 करोड़ की रकम जुटाने के महज 2 हफ्ते बाद ही कर्मचारियों को निकाले जाने की ये खबर सामने आई है। इस निवेश से जुड़े 2 में से एक राउंड में तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी निवेश किया था। हालांकि उड़ान ने अपने वित्त वर्ष 2022 के नतीजे जारी नहीं किए हैं, पर वित्त वर्ष 2021 में स्टार्टअप की ऑपरेटिंग आय 6 गुना बढ़कर 5,919 करोड़ रुपए पर रही थी, पर घाटा अभी भी लगभग 19 करोड़ के आसपास ही है। दूसरी खबर, पोलैंड के एडटेक स्टार्टअप ब्रेनली ने अपने भारत के कारोबार को आंशिक रूप से बंद कर दिया है। दरअसल ब्रेनली ने अपनी भारतीय टीम के 70% से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। भारत में कुल 35 में से स्टार्टअप ने अपने 25 से 30 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। इन कर्मचारियों में से कम 50% महिलाएं हैं, जिनको 2 से 3 महीने पहले ही नौकरी पर रखा गया था। जिन 5 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला गया है, वो घर से काम कर रहे थे, यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और पिछले 5 साल से इस स्टार्टअप के साथ कार्यरत हैं। 2022 में अब तक ब्रेनली अपने 7000 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा चुका है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने और स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मिलने वाली रियायतों को देने की घोषणा की है। पहला ये कि स्टार्टअप्स के मंथली सस्टेनेंस अलायंस यानी मासिक भरण पोषण भत्ते को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए कर दिया गया है। दूसरा, इस पॉलिसी के तहत सीड कैपिटल की रकम को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तीसरा, इस पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 5 लाख रुपए की फंडिंग मिलेगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य में 5 और स्टार्टअप सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस यानी COE स्थापित करने की भी योजना है। चौथी खबर, सॉफ्टबैंक की ओर से समर्थित अनअकैडमी ने अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 10% हिस्सा या 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कर्मचारियों की छंटनी के पीछे अनअकैडमी ने एक तो पूंजी की कमी और दूसरा बाजार के लिए प्रतिकूल स्थिति का हवाला दिया है। कंपनी के CEO गौरव मुंजाल ने एक ईमेल के जरिए कर्मचारियों की छंटनी के बारे में जानकारी दी। निकाले जाने वाले कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस पीरियड के अलावा अतिरिक्त 2 महीने की सैलरी के बराबर सेवरेंस पे देने की भी बात की है। इस बार की छंटनी के बाद अब तक कम से कम 900 कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है। इससे पहले जून में 150 और अप्रैल में 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अगली खबर, फूड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑन टू कुक इंडिया ने सीड फंडिंग राउंड के जरिए 17 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व एंजल इन्वेस्टर डॉक्टर मयूर देसाई ने किया, जिन्होंने 16% हिस्सेदारी के लिए पहले चरण में 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर 16 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा NRI इन्वेस्टर निर्भय गांधी ने भी ऑन टू कुक इंडिया की 1% हिस्सेदारी के लिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। ऑन टू कुक के फाउंडर और CEO सरंदन सुधीर के मुताबिक इसी राउंड के तहत 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए कुछ अन्य स्ट्रेटेजिक निवेशकों के साथ भी कंपनी की बातचीत जारी है।
छठी खबर, 2015 में स्थापित मुंबई के एसएमई लेंडिंग स्टार्टअप एफटी कैश को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से एनबीएफसी स्थापित करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस मिलने के चलते इस स्टार्टअप ने वित्त वर्ष 2023 में अब 100 करोड़ रुपए के लोन डिसबर्स करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एफटी कैश देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक कंपनियों में से एक है। इस स्टार्टअप की सुगम लोन के जरिए लैंडिंग गैप को कम करके 6 करोड़ से ज्यादा माइक्रो मर्चेंट्स और स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करने की योजना है। सातवीं खबर, ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म फार्मेजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड ने कर्ज के जरिए पूंजी जुटाई है। ये रकम ग्रोथ स्टेज फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म एवोल्यूशन एक्स डेट कैपिटल से जुटाई गई है, पर इस पूंजी की रकम का खुलासा नहीं किया गया है। 3 महीने पहले यानी अगस्त में इस कंपनी ने आईपीओ लाने की योजना को टाल दिया था। इस आईपीओ के जरिए फार्मेसी की 6,250 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की योजना थी। इस रकम का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान, ग्रोथ के साथ साथ अधिग्रहण पर होने वाला था। उस समय कंपनी ने राइट्स इशू के जरिए मौजूदा निवेशकों से पूंजी जुटाने की घोषणा भी की थी। 2015 में स्थापित फार्मेसी ग्राहकों को दवाइयों की डिलीवरी के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट की सेवा भी मुहैया करवाता है। आठवीं खबर, गुड़गांव के स्टार्टअप सिल्वर एज टेक ने 95 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। इस फंडिंग का नेतृत्व जेएम फाइनेंशियल प्राइवेट इक्विटी ने किया। इस फंडिंग में बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के अलावा मीराबिलिस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और 7 हिल्स कैपिटल ने भी हिस्सा लिया है। इस रकम का इस्तेमाल ग्लोबल विस्तार योजना को तेज करने और अधिग्रहण के जरिए ग्रोथ पर होगा। ये स्टार्टअप प्रोप्राइटरी एआई प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से ब्रांड्स और मीडिया एजेंसीज को एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस मुहैया करवाती है। इस स्टार्टअप की साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूएसए और इंडिया समेत 10 से ज्यादा देशों में मौजूदगी है। अगली खबर, वित्त वर्ष 2022 में ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट का घाटा बढ़कर 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इस दौरान कंपनी की 2 एंटिटीज फ्लिपकार्ट इंडिया और फ्लिपकार्ट इंटरनेट का घाटा 5,352 करोड़ रुपए हो गया है। फ्लिपकार्ट इंटरनेट का घाटा 2,907 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,399 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया की बात करें तो उसका घाटा 2,446 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,413 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जबकि वित्त वर्ष 2022 में फ्लिपकार्ट की आय लगभग 20% बढ़कर लगभग 61,836 करोड़ रुपए पर हो गई है, जिसमें फ्लिपकार्ट इंडिया का 51,176 करोड़ रुपए और फ्लिपकार्ट इंटरनेट का 10,660 करोड़ रुपए का योगदान रहा है। चलिए, तो ये था बीते हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। आज के लिए आपके साथ मुलाकात का समय खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके इस पसंदीदा शो को और बेहतर बना सकें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।